जी हाँ, तो लेट्स स्टार्ट अगेन। एक बार फिर हम हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ जो कि हमारी फाइनेंशियल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस पे बेस्ड है। हाय, दिस इज आशुतोष मिश्रा एंड यू हैव ट्यून्ड इनटू फन एंड लर्न। फन एंड लर्न, एज यू नो, हमारी कॉमेडी प्लस सर्टेन एजुकेशनल चीज़ की सीरीज़ है। और यहाँ पे हमारी कोशिश ये होती है कि अपार्ट फ्रॉम द कॉमेडी वीडियोस विच आई हैव बीन पोस्टिंग इनिशियली, अब कुछ ज़रा ज्ञान की बात भी वंस इन अ वाइल हो जाए, एक वीक के अंदर एटलीस्ट जो है। और जो टॉपिक मैंने चूज़ किया था शुरू में वो टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक मार्केट के ऊपर था, क्योंकि मैंने खुद भी इस पर थोड़ा लर्निंग की है। हालांकि मैं कोई सभी एडवाइज़र या कोई भी सर्टिफाइड इन्वेस्टर नहीं हूँ, बट फॉर एजुकेशनल पर्पज़ माई जॉब वॉज जस्ट टू शेयर माई नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन अमंग द फ्रेंड्स। तो इसलिए मैंने शुरू किया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट इनटू द टेक्निकल एनालिसिस फॉर स्टॉक मार्केट, आई वुड लाइक टू give you a quick walkthrough about the building blocks of financial security. So as the title suggests, it reads as building financial security, a comprehensive guide. जो बेसिकली यही है कि एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एक फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए क्या क्या चीज़ें बेसिक हमारे उसमें होती हैं। तो देखिए, पहली चीज़ जो हम कवर करते हैं, जो एक बहुत बड़ा बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है, वो है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस इज द एक्चुअल इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस का मतलब होता है एक छाते की तरह, एक अम्ब्रेला की तरह वो हमारे ऊपर काम करता है। जब तक आप प्रीमियम को पे करते हैं तब तक आपकी सुरक्षा रहती है, मतलब आपकी जो लाइफ इंश्योरेंस है वो कवर्ड रहती है। और ये आपको बहुत सी दूसरी चीज़ों से बचा लेता है, जो अक्सर लोग बाकी दूसरी यूलिप और तमाम तरह की पॉलिसीज़ में चले जाते हैं लोगों के कहने पर, जो ये कहते हैं कि भाई हम आपको ना ही सिर्फ रिटर्न देंगे बल्कि हम बहुत अच्छी आपको इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करेंगे, जैसे 5 लाख 10 लाख। बट एक्चुअली टर्म इंश्योरेंस जब आप लेते हैं तो टर्म इंश्योरेंस जितनी यंग एज में आप लें उतना ही अच्छा है, और वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होता है, जैसे 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़, आई मीन डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू अर्न इन अ मंथ एंड हाउ मच योर एक्सपेंसेस आर। तो उतना हैवी अमाउंट जनरली ये यूलिप और दूसरी तरह की पॉलिसीज़ जो हैं लाइफ इंश्योरेंस की, वो नहीं कवर कर पाती हैं। और वो अच्छा भी नहीं होता, क्योंकि ना वो ढंग से आपको लाइफ इंश्योरेंस दे पाता है, ना ही वो आपको बहुत अच्छा पैसे का कोई रिटर्न देता है। तो बॉटम लाइन इज, इफ़ यू वांट टू हैव इंश्योरेंस, और अदर यू शुड हैव इंश्योरेंस, फर्स्ट स्टेप इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए और टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। जितनी जल्दी लें उतना अच्छा है, क्योंकि उतना सस्ता आपको प्रीमियम पड़ेगा और उतना ज़्यादा आपको कवरेज मिलेगा। इस इंश्योरेंस के अलावा अगर आपको कोई इंश्योरेंस का प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करता है जिसमें कुछ रिटर्न कुछ इन्वेस्टमेंट और इतने साल बाद इतनी मेच्योरिटी हो जाएगी, तो होगा कि कोई ज़रूरत नहीं है उसको लेने की, क्योंकि वो ना ही इंश्योरेंस है ना ही इन्वेस्टमेंट है, वो पता नहीं क्या है। And it is not going to get you desired results. It's rather going to deviate you from your targets, and you'll end up wasting money unnecessary. मैंने अपने स्टार्टिंग ऑफ द करियर में ये चीज़ें काफ़ी एक्सपीरियंस की हैं। नेक्स्ट हमारा जो पिलर है, जो बिल्डिंग ब्लॉक है बहुत बड़ा, वो है मेडिकल इंश्योरेंस। एज यू ऑल नो कि हमारे इंडिया में अभी तक 100% मेडिकल कवरेज हम नहीं कर पाए हैं। आयुष भारत की योजना चल रही है, बहुत से लोग उससे लाभ ले भी चुके हैं, बट स्टिल देर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू एंड इट हैज़ टू रीच टू एवरीवन टिल देन। और हमारे बहुत से साथी ये भी कहते हैं या श्योर नहीं होते कि भाई हमें तो ऑफिस से ही जो है मिल जाता है काफ़ी सारा हेल्थ का कवरेज, तो वाई शुड आई गो फॉर अनदर हेल्थ इंश्योरेंस। तो येस, यू इफ़ यू आर गेटिंग इट फ्रॉम ऑफिस, येस फेयर इनफ, बट मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड ऑल द क्लॉजेस की गॉड फॉरबिड इन इवेंट ऑफ अ नीड ये क्या हमें दे पाएंगे, क्या नहीं दे पाएंगे, और कितना हमें अपनी पॉकेट से करना पड़ेगा। बिकॉज देखिए, सिचुएशन वेर इन यू नीड टू हैव अ पेस मेकर इंस्टॉल्ड, और you need to have certain complex surgery for ourselves or our parents, and ये तो इन सिचुएशंस पे भी कई बार हमें वो सरप्राइजेस पता लगते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के, जिनके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होता। हम प्रिपेयर्ड नहीं होते। हम एक रिलैक्स हो जाते हैं कि यार ठीक है, मेरा 5 लाख का 7 लाख का 10 लाख का मेरे कंपनी की तरफ से ये है, एंड दैट इज़ मोर देन अ व्हाई डू आई नीड टू परचेज अनदर हेल्थ इंश्योरेंस। तो बेहतर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उस पर ट्रस्ट ना करें या आप अलग इंश्योरेंस ले ही लें, बट हाँ, आप ये ज़रूर जान लें कि उसमें आपका क्या कवरेज है और उसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं, क्या उसके हिडन एस्पेक्ट्स तो नहीं है कुछ, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस तो नहीं है, कोई कैच तो नहीं है जो आपको बाद में जाके परेशान कर सके। और एक छोटी सी बात यह है कि जब आप मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं तो सेक्शन 80D के उसमें आपको एक कवरेज मिलती है जिसे आप इनकम टैक्स एग्जाम कर सकते हैं। And even for term insurance, you can claim the premium paid for term insurance under section 80C, जो आपका इनकम टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख रुपए होती है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई आपने होम लोन नहीं कवर किया। तो देखिए, होम लोन इज़ अ बिट ऑफ एन इमोशनल मैटर एज वेल। तो
होम लोन की सीधी सी बात है कि यदि आपके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स बन गए हैं, जिनमें मैं कहूँगा कि टर्म इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस और ये इमरजेंसी फंड, क्राइसिस फंड जो है, एंड देन यू सी कि भाई मुझे कुछ भी इन्वेस्ट करने के पहले मुझे अपना घर लेना है, बिकॉज आई एम पेइंग अ लॉट ऑफ रेंट और मेरा जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स है वो क्लियर है, तो आप डेफिनेटली होम लोन के लिए भी जाएँ। हम उसको भी कवर करेंगे आफ्टर दिस। अभी हम कवर करते हैं इमरजेंसी फंड। तो देखिए, इमरजेंसी फंड इज़ बेसिकली टू अवॉइड लैप्सिंग योर इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज इन्वेस्टमेंट कभी बर्डन की तरह नहीं होना चाहिए। आप अगर एक इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना रहे हैं किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंट में, तो आप ये ध्यान रखें कि आप उसको स्टिक करें, आपका वहाँ पे डिसिप्लिन हो, और वो तभी हो पाएगा जब हम इमोशंस को साइड पे रखकर प्रैक्टिकली सोचेंगे। तो हम सभी के लाइफ में इमरजेंसीज आती हैं, और अपार्ट फ्रॉम मेडिकल इमरजेंसीज कई अर्जेंसीज आ जाती हैं डे टू डे फैमिली लाइफ में। तो इससे निपटने के लिए हम एक इमरजेंसी फंड बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जनरली हमारा ये 6 to 12 मंथ्स का जो हमारा एक्सपेंस, जो हमारी सैलरी टेक होम जो भी है, उतना रह चाहिए, मिनिमम 6 मंथ्स तो रहना ही चाहिए। और बेस्ट मैं इसमें सजेस्ट करूँगा कि आप इसको स्वीप एफडी में कर दें। आजकल लगभग सभी बैंकों में नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर रिक्वेस्ट देने पर बैंक्स को आप स्वीप एफडी, यानी एफडी में एक स्वीप का ऑप्शन होता है रिवर्स करने का, जिसमें आप इसको लगा सकते हैं। तो जो भी अमाउंट है जो अनयूज रहता है वो एफडी में कन्वर्ट हो जाता है, और जो अमाउंट आपका सॉरी उसमें से कुछ जो अमाउंट यूज़ हो जाता है वो अमाउंट आपको डिडक्ट हो जाता है। इट इज़ विड्रॉएबल फ्रॉम द एटीएम और थ्रू द चेक, नॉर्मली जैसे हमारे सेविंग्स अकाउंट में होता है। बट चूँकि इसमें ये अमाउंट एफडी में कन्वर्ट हो जाता है, और प्रैक्टिकली स्पीकिंग हम कई बार महीनों गुजर जाते हैं, हम अपने इमरजेंसी फंड से कुछ नहीं निकालते या हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उस समय वो आपको एक रिटर्न कमा के भी देता है, रादर देन सिटिंग आइडल इन योर सेविंग्स अकाउंट। और उसमें वो 2.5 से 4% का रिटर्न, वो भी बहुत कम है, तो उससे ये एक अच्छा ऑप्शन है। इमरजेंसी फंड के लिए आप स्वीप एफडी का यूज़ करें, बिकॉज वो लिक्विड भी बहुत अच्छा करती है। हालांकि आप लिक्विड फंड्स का भी यूज़ करते हैं, जिसको हम कवर करेंगे, कर सकते हैं, बट लिक्विड फंड के कंपैरिजन में भी मैं ये कहूँगा कि स्वीप एफडी इज़ बेटर ऑप्शन। और वहाँ पर आप जो है मतलब उसकी जो लिक्विडिटी है और जो रिस्क फैक्टर है वो उसकी अपेक्षा बेटर होता है। तो ये हो गई बात इमरजेंसी फ़ंड की। ये स्ट्रिक्टली इमरजेंसी फ़ंड है। आप जस्ट बिकॉज कि हमने 4 महीने से यूज़ नहीं किया है और इसमें XYZ अमाउंट हो गया है, तो चले उसको फलां जगह यूज़ कर लें, या उससे हम इन्वेस्ट कर दें, या उससे म्यूचुअल फंड खरीद लें। लेट अस नॉट डू दैट, बिकॉज अगर आप एक बार वो मिक्स एंड मैच करेंगे कि यार ठीक है मैं बाद में कुछ किसी और चीज़ से एडजस्ट कर लूँगा, वो फिर आपको डिरेल कर देगा, और एक बार हो गया तो फिर वो कई बार प्रॉब्लम कर देता है। लेट अस एक्सेप्ट दिस। तो इसमें आप जितना डिसिप्लिन रहेंगे, शुरू में हो सकता है आप बहुत डेस्परेट फील करें कि यार मुझे जल्दी से इन्वेस्ट करना है, और आई वांट टू स्टार्ट एन SIP, या ये है वो है। बट बेटर है कि आप ये बिल्डिंग ब्लॉक्स पहले कंप्लीट करें, ये पिलर्स को कंप्लीट करें, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट पे आएँ, ताकि ये आपके बेसिक्स कवर्ड रहें और आपको लेटर ऑन वो बर्डन ना फील हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, होम लोन को। जैसे मैंने कहा था, तो देखिए होम लोन या होम घर लेना अपना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके पहले आपको अच्छे से सोच लेना चाहिए कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आप किस सेक्टर पे काम करते हैं, क्या आपको इसी शहर में सेटल होना है, अपनी फैमिली को आगे भी रखना है, या फिर आपकी जॉब ट्रांसफरेबल होने वाली है, आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स चेंज होने वाले हैं, या आपको कल को फॉरेन कंट्री में जा कर के या ऑन साइट वगैरह लेने का कुछ प्लान तो नहीं है। डिपेंडिंग ऑन ऑल दीज फैक्टर्स, अगर आपका जो खुद का असेसमेंट है वो कहता है नहीं, आई एम ऑल फॉर दिस सिटी, मुझे यहीं पे रहना है, आई लाइक एवरीथिंग अबाउट यहाँ पे, तो आप पूरे जी जान से घर को ढूंढें। अपनी सारी जो भी आपकी ज़रूरतें हैं उनको, मतलब जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं घर के, उनको 20% बढ़ा के ही आप कंसिडर करेंगे। मतलब कहने का कि आज आपको अगर लगता है कि भाई मुझे इतने लाख लोन लेकर के 2 BHK लेना चाहिए, उससे मेरा काम चल जाएगा, तो डेफिनेटली थिंक अ स्टेप अहेड, क्योंकि हो सकता है 10 ईयर्स डाउन द लाइन आपको वो छोटा लगने लगे, आपको लगे कि नहीं हो रहा है, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, या सो एंड सो ये हो गया, अब मुझे 3 BHK चाहिए, और वो बेटर रहता। तो फिर उस समय बेचने और दोबारा ख़रीदने और इधर उधर में काफ़ी पैसा भी लॉस होता है, एंड इट्स नॉट अ गुड डिसीजन। सो व्हाट वी डू इज़ थिंक वंस एंड फॉर ऑल कि मुझे घर लेना है, इतना बड़ा लेना है, ये है वो है, एंड गो फॉर दैट। आपकी EMI फिक्स हो जाएगी, और उसी के हिसाब से आपकी बाकी चीज़ें
ढलेंगी। यहाँ पर भी आपको इमरजेंसी फंड का नहीं सोचना है। इमरजेंसी फंड इज़ ऑलरेडी रिजर्व। इसके बाद हमारे पास जो होम लोन के तहत के लिए जो हम पैसा बचा रहे हैं उसको हम कंसिडर करेंगे और उनको हम यूज़ करेंगे रादर ये। लेकिन ये उनके लिए है सलाह जिनको कि भाई अपना घर लेना है, who are to get married in a in short span of time और in an year or two, जिनका ये है कि भाई हम अपने घर में शिफ्ट हों तो ज़्यादा अच्छा है। रेंटेड हाउस में मेरा मतलब किराया भी जा रहा है एंड आई एम नॉट एबल टू स्ट्रेच माई विंग्स प्रॉपरली एंड थिंग्स लाइक दैट, तो वो डेफिनेटली जाएं, अच्छे से एक अच्छी लाइफ लें, फिर उसके बाद ही वो इन्वेस्टमेंट का सोचें। क्योंकि होम लोन की EMI एक बड़ा अमाउंट है, हो सकता है आपको उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़े, जॉब्स चेंज करने पड़े, स्विच करने पड़े, एक्स वाई जेड चीज़ें, बट इमरजेंसी फंड को इसमें कंसिडर ना करें। एक बार आपका होम लोन का, यदि आपका ऑन द अदर हैंड you don't plan to get married this early or you have plans to move abroad or you have plans to not to stay in this city for long or for whatever XYZ reasons, अगर आप नहीं रह रहे हैं तो जस्ट बिकॉज आपका दोस्त ले रहा है या बहुत अच्छा रेट चल रहा है और ये है और होम लोन सस्ता हो रहा है, ये है, इन सब बातों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। एक बड़ा कॉमन हमारे यहाँ पे कन्फ्यूजन चलता रहता है कि भाई रेंट पे उठा देंगे, क्या है, बैठे बैठाए इतने हज़ार किराया मिलेगा, उतने हज़ार, तो ये चीज़ों में ना पड़े। क्योंकि अगर रेंट पे उठा के इन्वेस्ट करने का प्लान है और उससे एज एन इन्वेस्टमेंट कुछ निकालने का प्लान है तो बिलीव में आप लॉस में ही रहने वाले हैं कंपैरिजन टू मेनी अदर एसेट्स हु आर गोइंग टू गिव यू बेटर रिटर्न। प्लस लिक्विडिटी का इशू है, रियल एस्टेट में मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होता है, तो प्लीज़ सिर्फ इन्वेस्ट करने के लिए मकान, रियल एस्टेट, फ्लैट ये वो ना खरीदें। कमर्शियल रियल एस्टेट की बात अलग है, लैंड की बात अलग चीज़ है, वो एक अलग मैटर होता है। बट फ्लैट खरीद के मैं रेंट पे उठा दूंगा और मैं यहाँ रहूँगा और वो रेंट पे आएगा और इतना, बिलीव मी इट्स नॉट अ वाइज डिसीजन। आप ना लें वो ज़्यादा अच्छा है। आप रेंट पे रह लें। रेंट पे रहना इज़ नॉट अ मैटर ऑफ स्टेटस और अ मैटर ऑफ शेम एंड ऑल दैट। ये सब बेकार की बातें हैं जो स्टीरियोटाइप बन गया है। आप अच्छा मकान रेंट पे ले लें। उस समय ये ना सोचें कि यार मैं 35,000 या 40,000 यहाँ पे दे रहा हूँ तो मैं तो इससे अच्छा तो यार मैं ये चीज़ नहीं है। वो आपका एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है। यू शुड नॉट थिंक दैट वे कि नहीं यार इतने से अच्छा तो मैं घर ही ले लूँ और फिर उसको किराए पे ना। हाँ, बट अगर आपको रहना है जैसे मैंने पहले कहा तो बाय ऑल मीन्स अच्छे से अच्छा घर खरीदें, उसके लिए लोन अमाउंट और ये सब अपना फिक्स करें। ज़्यादा इस चक्कर में ना पड़ें कि 5 ही साल में 10 साल में ख़त्म कर दूंगा, जल्दी से जल्दी लोन हटा दूंगा, नहीं, आराम से करने दें। उसके आपको इनकम टैक्स के फ़ायदे मिलेंगे। सेक्शन 24B में आपको 2 लाख तक रिबेट मिलेगी। 80C में आपको उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है आपके होम लोन का उसमें कंसिडर होकर मिलता है। तो यस, उसके फ़ायदे हैं। तो ये रहेगी बात होम लोन की। शायद इसकी स्लाइड मैंने कवर नहीं की, बट मतलब मैंने सोचा ये भी एक एस्पेक्ट आता है तो वो कर देता हूँ। इसके बाद आपका गोल्ड आता है इन्वेस्टमेंट में। तो गोल्ड में देखिए ये है कि 5 से 10% आपका जो पोर्टफोलियो यानी आपकी जो नेटवर्थ है उसका 5 से 10% आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये ज्वेलरी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि ज्वेलरी एक अलग चीज़ है। ज्वेलरी लेट्स स्टिक टू गिफ्ट्स एंड फॉर इमोशंस एंड स्टफ लाइक दैट, वो उसके लिए ज्वेलरी को रखें। उसको इन्वेस्टमेंट में ना काउंट करें कि साहब मेरे पास तो फला इतने की ज्वेलरी है तो वही मेरा 5, नो, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक्सट्रीम सिचुएशन में शायद ये पॉइंट डिबेटेबल हो सकता है, ठीक है, बट गोल्ड में इन्वेस्ट का मतलब होता है कि प्योर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करें। और बेटर ये होगा कि बजाय फिजिकल गोल्ड के आप जो है पेपर गोल्ड में इन्वेस्ट करें, जिसमें गोल्ड ETFs हैं, गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स हैं। आप चाहेंगे तो उनके मैं लिंक वगैरह दे दूंगा या उन पे अलग से आप अगर कमेंट करते हैं तो मैं उनके ऊपर एक अलग से सेशन बना दूंगा। मेरी समझ से बेस्ट होता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, SGB करके, जो हम एक आपके डीमैट अकाउंट से भी आप ले सकते हैं, बैंक की वेबसाइट्स वगैरह से भी ले सकते हैं। गवर्नमेंट सीरीज इसकी निकालती रहती है। 8 साल का इसका लॉकिंग पीरियड होता है, यानी आज गोल्ड का अमाउंट X है, 8 साल बाद Y है और आपको जो डिफरेंस है वो 8 साल बाद मिल जाना है। प्लस द आइसिंग ऑन केक इज टिल these 8 years
आपको हर साल 2.5% का उस पर रिटर्न भी मिलेगा, जो कि आपको एक अच्छा उसके ऊपर और एक मतलब एक फीलिंग देता है स्ट्रेंथ की। और इस पे जो शायद टैक्सेशन है वो भी जो है बेटर है, डायरेक्ट उस पर नहीं आता है, उस पर भी कैपिटल गेन वगैरह लगता है उसके ऊपर। अगर आप, जैसे मैंने कहा, अगर आप चाहते हैं तो हम यहाँ पे हम एक बर्ड्स आई व्यू ले रहे हैं ओवरऑल पोर्टफोलियो का, इन्वेस्टमेंट की मेंटालिटीज़ का। बट अगर आप चाहते हैं तो हम ज़रूर उस पर एक अलग वीडियो ज़रूर बनाएंगे। प्लीज़ कमेंट में आप बताएं उस तरह से लिख के, और हम ज़रूर करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट चीज़ आती है कि भाई इसके बाद अगर आप, ये है आपका इमरजेंसी फंड, होम लोन, गोल्ड वगैरह सब कंसिडर वगैरह, अब जो पैसे हैं उनमें फिर हम ब्रेक डाउन करना शुरू करेंगे कि इनमें से कौन सा पैसा हमें साल भर में चाहिए, कौन सा पैसा हमें 3 से 5 साल में चाहिए, डिपेंडिंग ऑन व्हाट गोल आई एम आफ्टर। कौन सा पैसा हमें लंबा इन्वेस्टमेंट करना है, 8 से 10 साल, 15 साल, 20 साल एंड सो ऑन, which is related to my retirement, my child's education, or my any other dream I have, maybe a holiday abroad and things like that. उस हिसाब से इसको 1, 3, 5 to 7 और फिर 7 to 11, 12, 10, 15 ईयर्स के स्लैब्स में इसको बांट दें। अब जो हमारा अप टू 1 ईयर है उसमें तो देखिए मैं इक्विटी की सलाह तो नहीं दूंगा, और यहीं पे हम लोग गड़बड़ करते हैं। इक्विटी मतलब क्या होता है, शेयर मार्केट में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, सीधी सादी जो मतलब बात मैं कह रहा हूँ, चाहे वो म्यूचुअल फंड के थ्रू हो, चाहे वो डायरेक्ट हम शेयर में ही इन्वेस्ट करें। ये जो इन्वेस्टमेंट होता है, मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ये देखिए अप टू 3 इयर्स इसका कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बड़ा अच्छा वो नहीं है। तो लोग क्या करते हैं कि ले लेते हैं म्यूचुअल फंड्स में या उसमें, और फिर बाद में वो फ्लरिश नहीं। तो उसके लिए आप फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स देख सकते हैं। अप टू 1 ईयर है आपका घर, तो आप ये फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स को कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर भी 3 चीज़ें आती हैं। देखिए, कैपिटल का प्रोटेक्शन हो जाएगा आपके, फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा रिटर्न वो आपको दे देगा अगर आप कोई अच्छा फिक्स इंस्ट्रूमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, और रिस्क भी आपका मिटिगेट हो जाएगा। क्योंकि भाई आप 3 साल के अंदर, 1 साल के लिए पैसे में अगर आप शेयर मार्केट में जाएंगे, पता लगा मार्केट डाउन चल रहा है या मार्केट नहीं परफॉर्म कर पाया, तो आप तो साहब जो बैठे बिठाए फिर वो सर का दर्द बन गया हमारे। तो ये काम ना हो, शेयर वगैरह में बिना सोचे समझे ना जाए। इससे आप ये कर सकते हैं कि आप ऐसा करें कि आप फिक्स इंस्ट्रूमेंट बनाएं। फिक्स इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि जो नॉन इक्विटी जो हमारी चीज़ें हैं, जिनमें हमारे बॉन्ड्स आते हैं, आजकल बहुत अच्छे अच्छे हमारे सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स वगैरह भी चल गए हैं, जिनमें अच्छे रिटर्न्स का प्रॉमिस किया जाता है। जैसे 12% क्लब है, एक विंटी करके प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे क्या मॉडस ऑपरेंडी है कि जो कंपनियाँ ये विंटी वगैरह होती हैं, ये दूसरी पार्टीज़ को, थर्ड पार्टीज़ को लोन देती हैं एक हायर इंटरेस्ट रेट पे, ऑफ कोर्स, फॉर थिंग्स लाइक पर्सनल लोन्स, फॉर व्हीकल लोन्स, कमर्शियल व्हीकल लोन्स, और इस सब चीज़ों में देती हैं। और आपसे पैसे लेते हैं ये लोग, फिर आपको उससे एक बेटर रिटर्न देते रहते हैं। इनमें आप जब एक्सप्लोर करेंगे, आप चाहेंगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको कर सकते हैं। अगर आप सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स में या इस टाइप के जो बॉन्ड्स होते हैं जो आजकल काफ़ी पॉपुलर हैं, उनमें चाहते हैं करना रादर देन डेप्थ म्यूचुअल फंड वगैरह में, तो आप लिख के कमेंट्स में बताएं। आई विल मेक अ सेशन फॉर दैट एंड आई विल गाइड यू थ्रू दैट एज वेल। अब जो इस टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, उनमें अच्छी बात ये होती है कि आपको नॉर्मल से ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि किसी भी सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड में या इस टाइप के जो होते हैं कि कोई कंपनी है, फला इन्वेस्टमेंट ये वो करके, वो एक सेकंड लेवल पे वो रेंट मतलब वो लोन आउट कर रही है सर्टेन लोगों को इतने % पे, और फिर आप उसको पे कर रहे हैं, और आपके ऐसे बहुत सारे लोग उनमें अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और फिर वो आपको रिटर्न कर रहे हैं। और इसमें सब चीज़ प्री डिफाइंड होती है कि भाई 18 महीने का ये रहेगा या 24 महीने का रहेगा, और इस फ्रीक्वेंसी से एवरी 3rd मंथ, एवरी 6 मंथ, एवरी मंथ हमारा इंटरेस्ट पे आउट होगा, आपके अकाउंट में आ जाएगा। और उसी हिसाब से शुरू में ही डिफाइन कर दिया जाएगा कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो कैसे पे आउट होगा। मतलब जो हमारा जो पैसा मैंने लगाया, मान लीजिए मैंने 50,000 रुपये लगाए, या 2 लाख लगाए, या 10,000 लगाए,
तो वो कैसे कितने टुकड़ों में मुझे वापस होगा और इंटरेस्ट किस फ्रीक्वेंसी पे होगा, ये चीज़ आपको शुरू में पता चल जाएगी और ये आपके अकाउंट में आता रहेगा। लेकिन अच्छी, चूँकि अभी एक थर्ड पार्टी चीज़ है कि कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है, तो रिस्क प्रोफाइल्स वगैरह अच्छे से पढ़ ले। इनका रिस्क फैक्टर डेफिनेटली होता है। सबसे बड़ा तो क्रेडिट रिस्क है कि अगर जिस कंपनी को उन्होंने लोन आउट किया था, यदि उस कंपनी ने क्रेडिट डिफ़ॉल्ट कर दिया तो आपका पैसा थोड़ा सा फंस सकता है, डिले हो सकता है। उन चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ लें। ये मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ और मेरे एक्सपीरियंस से मतलब ऐसा नहीं होता है कि अब हर एक दिन ये होता है, बट ब्लैक स्वॉन इवेंट वंस इन अ ब्लू मून हो सकता है। यू कैन नॉट डिनाई दैट, टेक्निकली इट इज़ क्लियरली रिटन दैट हाँ ये रिस्क होता है। उसको अच्छे से पढ़ें और कभी भी एक ही लालच में आके कि भाई ये 11.5% रिटर्न दे रहा है या 12 दे रहा है या मुझे 10.5 दे रहा है, ऑफ कोर्स प्री TDS, तो वो लालच में आके वहाँ बहुत पैसा ना डालें। उसको रैदर वेट करें और थोड़ा थोड़ा पैसा करें, जो आप वन शॉट में अगर बाई चांस डिले हो भी जाए तो आप बियर कर पाएँ उसको। ये नहीं कि सब चीज़ें, डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट, वो ना करें। उसके बजाय आप वेट करेंगे तो लगभग हर महीने एक नया बॉन्ड वगैरह इस तरह से साइट्स पे आता रहता है। आप थोड़ा सा गूगल करेंगे विंटी या 12% क्लब और इस टाइप की चीज़ों को, और भी कहीं है मेरे ख्याल से सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स इस टाइप की चीज़ें, तो यू विल कम टू नो कि ये चीज़ बड़ी पॉपुलर है आज के डेट में। अच्छा रिटर्न भी दे रही है, TDS काट के आपको पैसे भी मिल जाते हैं। बट देन एज आई सेड, डाइवर्सिफाई करें। आपने अगर 1 लाख करने हैं सपोज फॉर एग्जांपल, तो आप 10-10 हज़ार करके 8-9-10 बॉन्ड्स में कर लीजिए। तो कहीं डिफ़ॉल्ट हो भी गया तो कम से कम आपका एक बहुत छोटा अमाउंट ही कॉम्प्रोमाइज़ होगा, है ना। तो ये अच्छा तरीका है। इसके अलावा फिर जो ट्रेडिशनल तरीके हैं उनमें तो आप जानते ही हैं कि भाई PPF है, NSC है, बट यहाँ पर फिर लॉकिंग पीरियड का चक्कर आ जाएगा। अगर आपको फिक्स इंस्ट्रूमेंट विद इन 1 ईयर, विद इन या फिर 1 to 3 ईयर ही चाहिए कि भाई अल्ट्रा शॉर्ट टर्म चीज़ें, तो फिर ये चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 4-5 साल के ऊपर भी जाना चाहते हैं और आपको नहीं जाना है इक्विटी में कि भाई आई एम नॉट फॉर शेयर मार्केट, मेरे को डर है या मुझे रिस्क है या आई एम नॉट, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, देन यस, यू कैन एक्सप्लोर द टिपिकल ऑर्थोडॉक्स ऑप्शंस जो हमारे हैं। इनमें से कुछ ऑप्शंस आपके, जैसा कि आप जानते हैं, पोस्ट ऑफिस MIS है, आपका PPF है, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड्स जैसे किसान विकास पत्र है और इस टाइप की चीज़ें, इनमें आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनके लॉकिंग पीरियड में उनको रहने दें, ज़रूरत पड़े तो रिन्यू करें एंड सो ऑन सो फोर्थ, या फिर टिपिकल FD भी लें, बट अगेन FD हैज़ अ कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द रिटर्न्स, तो वो चीज़ें हैं। बट मैं 1 से 3 साल वाली चीज़ के लिए कह रहा था, टिपिकली कुछ ऐसा पैसा जिसको आप शेयर मार्केट में नहीं लगाना चाहते, क्योंकि 1 साल शायद बहुत सफिशिएंट पीरियड नहीं होता, इवन 3 साल भी नहीं होता टू बी ऑनेस्ट, बट आप ये भी चाहते हैं कि भाई पैसा ग्रो करे। मैं टिपिकल FD में नहीं चाहता, क्योंकि FD में नॉट बीट द इन्फ्लेशन। आपको इन्वेस्ट करने के समय हर समय ये ध्यान रखना है कि मेरा इन्वेस्टमेंट ग्रो भी करे और इन्फ्लेशन को बीट करे। मुद्रास्फीति की जो दर है प्रतिशत में, उसको बीट करे, क्योंकि यदि नहीं करता है देन ऑन अ लॉन्गर होराइजन आप लॉस में रहेंगे, समझे ना। तो ये आपको देखना है, और आप गूगल में भी इनके कैलकुलेटर होते हैं। किसी भी चीज़ का आप रिटर्न कैलकुलेट करें तो वहाँ पर इन्फ्लेशन वाला ऑप्शन ज़रूर चेक करें। आप कहेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं उनके लिंक डेफिनेटली इसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कुछ काम के लिंक जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको कुछ चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करें, हम उसको करेंगे। तो ये बात हो गई फिक्स इंस्ट्रूमेंट की। इसमें एक ट्रेडिशनल रूट और है म्यूचुअल फंड का, डेप्ट म्यूचुअल फंड्स का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इक्विटी म्यूचुअल फंड जो शेयर मार्केट ड्रिवन होते हैं, ये डेप्ट म्यूचुअल फंड्स हैं। डेप्ट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? जो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स से चलते हैं, मतलब जो इक्विटी का म्यूचुअल फंड होता है उसमें शेयर्स इन्वेस्ट रहते हैं, उसका पैसा शेयर्स में जाता है। यहाँ पर पैसा डेप्ट के इंस्ट्रूमेंट्स में जाता है, जिसमें ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट के सॉवरेन बॉन्ड्स हो गए, कॉरपोरेट कंपनियों के बड़े बड़े बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, जिनमें एक फिक्स रिटर्न मिलता है। आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं और आपको एक रिटर्न मिल जाता है। और इसमें अगर आपने 3 साल गुजार लिए डेप्ट फंड में, तो आपको कैपिटल गेन लगता है, जैसे हमारा प्रॉपर्टी में या
गोल्ड वगैरह में लगता है, जिसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। यानी अगर 3 साल हमने गुजार दिए तो उसमें 20% टैक्स लगता है, लेकिन इंडेक्सेशन की वैल्यू के बाद। यानी सपोज एक चीज़ की वैल्यू हमारी 1 लाख है और 3 साल के बाद वो चीज़ 1,15,000 हो गई, तो 1,15,000 में मतलब 15,000 हमारा उस पर बेनिफिट हो गया। 15,000 का 20% उस पर लगेगा। लेकिन उसमें एक फैक्टर ये देखा जाएगा कि इंडेक्सेशन यानी उसमें महंगाई के हिसाब से वो 1 लाख आज कितना स्टैंड करता है। सपोज 1,12,000 करता है, तो डिफरेंस कितना हुआ? आपका इन्वेस्टमेंट 1 लाख से पहुंच गया 1,15,000, लेकिन इंडेक्सेशन की वैल्यू कैलकुलेशन के हिसाब से वो 1 लाख अब 1,12,000 आता है। तो अब आपका जो टैक्स कैलकुलेशन 20% होगा वो ज़रूर 20% होगा, लेकिन वो इंडेक्स्ड वैल्यू पे होगा। यानी 1,15 माइनस 1,12 इंटू 20%, विच इज़ वेरी गुड कंपेरिजन टू इक्विटी। तो जहाँ पे आपको वो 20% 30% लग जाता है, या फिर आपके जो रेगुलर कोई भी और चीज़ है उस पर वो लगता है। तो ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट डेब्ट फंड में बहुत अच्छा होता है। ये एक बहुत अच्छा फीचर है। बट ये समझने की गलती ना करें कि डेब्ट फंड रिस्की नहीं होते। डेब्ट फंड में अगर आपको अप टू 1 ईयर चाहिए तो आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड लें। 1 ईयर चाहिए तो आप शॉर्ट टर्म मीडियम फंड कंसिडर कर सकते हैं। आप अबव देन 5 ईयर, जैसे मैं बताया, आप टिपिकल फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स को कंसिडर कर सकते हैं जो 8%, ये 9% तक देते हैं। जैसे मैंने आपको पोस्ट ऑफिस MIS वगैरह बताया, उसमें भी अगर आप क्या कहते हैं RD वगैरह कंसिडर करा लें, तो मतलब RD से उसको क्लब करके करा दें, तो वो भी आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। या फिर डेप्ट में भी लॉन्ग टर्म के ऑप्शंस होते हैं, जैसे गिल्ट फंड हो गया, है ना, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड भी होता है, इस टाइप की चीज़ें हैं। बट रिस्क को मेजर करें, और रिस्क को मेजर करने का तरीका ये है कि आप वैल्यू रिसर्च वगैरह में या दूसरी वेबसाइट्स पे जाएं, investing.com वगैरह में, वहाँ जाके उस फंड को टाइप करें, उसकी स्टार रेटिंग देखें। 3 से कम हो तो उसमें कतई इन्वेस्ट ना करें। बेस्ट ऑफ द बेस्ट फंड्स को फिल्टर करें और सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करें। और बिफोर इन्वेस्टिंग आप ये चीज़ ज़रूर देख लें कि उसके जो अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे आपका इक्विटी में अंडरलाइंग पोर्टफोलियो में दिखाता है कि भाई इतना रिलायंस में है, इतना विप्रो में है, इतना TCS में है, इतना इसमें है, इतना उसमें है, उसी तरह से उसमें भी वो दिखाएगा कि कितने % कौन सी सिक्योरिटी में लगा हुआ है इसका पैसा, और उस सिक्योरिटी की रेटिंग क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली AA है, AA+ है, AAA है, ये अच्छी रेटिंग मानी जाती है, परफेक्ट मानी जाती हैं। बट थोड़ा बहुत हिस्सा अगर AAA- है, इवन AA है, AA- भी है, इवन BB+ भी है, तो थोड़ा बहुत चलता है। बट बहुत बड़ा हिस्सा अगर इनमें जा रहा है, अच्छी सिक्योरिटीज़ में नहीं है, तो वहाँ पर रिस्क उसका बढ़ जाता है। ये रेटिंग, ये क्रिसिल एक अथॉरिटी है, जैसे कि आप जानते भी हो शायद, वो ये रेटिंग देती है। और उस रेटिंग का मतलब ये होता है कि इसका रिस्क कितना हो सकता है। मतलब जैसे सॉवरेन बॉन्ड्स वगैरह गवर्नमेंट के होते हैं, तो उनमें रिस्क फैक्टर क्रेडिट डिफ़ॉल्ट का या इसका उतना रिस्क नहीं होता। लेकिन अगर उनकी रेटिंग में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ है, भले ही अब जैसे कोई मान लीजिए आपने सोचा कि यार मैं 1.5 साल के बाद एक गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहा हूँ, और मैं जो है ना इतने लाख रुपीस उसके लिए जमा कर देता हूँ, और वो 1.5 साल के बाद में अगली दिवाली में या वॉटेवर मैं ख़रीदूँगा, और उसमें जो है मैं पैसे डालूँगा और इसको ग्रो करने देता हूँ। बट मेरे को FD से ज़्यादा चाहिए क्योंकि इन्फ्लेशन बीट करना है। यस, वेरी गुड थॉट। बट अब आपने देखा कि इसका तो 11% रिटर्न चल रहा है, इसका तो 10% चल रहा है, ये तो 9% है, लेट मी इन्वेस्ट। क्योंकि लिक्विडिटी होती है डेब्ट फंड में। आई कैन प्लेस अ विड्रॉल रिक्वेस्ट टुडे एंड आई विल गेट इट इन T+2, या 48 घंटे में, 72 वर्किंग आवर्स में मुझे 48 वर्किंग आवर्स में मैक्सिमम मिल जाएगा पैसा। हमने कहा बहुत बढ़िया है, इसमें FD की तरह मुझे ये नहीं है, या मतलब बड़े फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स की तरह मुझे वेट नहीं करना है, लॉकिंग पीरियड नहीं है। ऑनलाइन मैंने अपना रिक्वेस्ट विड्रॉल की प्लेस की, मेरे अकाउंट में पैसे आ गए, इट्स वेरी गुड। बट आप रिस्क भी देखो कि जिस दम पे आप जा रहे हो, जिस चीज़ पे आप इतना वो कर रहे हो ना कि भाई मुझे इतना रिटर्न मिल जाएगा और ये होगा, तो क्या वो सेफ़ है? उसकी रेटिंग्स वगैरह चेक करिए और उसका क्रेडिट रिस्क चेंज करिए। मतलब ज़रूर चेक करिए कि कितना हो सकता है बिफोर यू स्टेप इनटू दैट।
और एक बार करने के बाद भी आप ये इसको रेगुलरली ट्रैक करें, मार्केट को ट्रैक करें, क्योंकि देखिए मार्केट का सिनारियो बदलता है। बॉन्ड यील्ड्स वगैरह जैसे डिफरेंट जो यूएस में जो फेड है या हमारे यहाँ जो रिजर्व बैंक है उसमें चीज़ें चेंज होती हैं। जैसे एफडी के रिटर्न्स वगैरह अप डाउन होते रहते हैं, वैसे इनके में भी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। प्लस वो जो अंडरलाइंग सिक्योरिटीज़ हैं उसमें कोई डिफ़ॉल्ट हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुई, कुछ लिक्विडिटी क्राइसिस भी, जैसे फ्रैंकलिन में हुआ था, फ्रैंकलिन फिएस्को जिसको कहते हैं। फ्रैंकलिन का अल्ट्रा शॉर्ट टर्म जो था फंड बहुत अच्छा कर रहा था, बट आफ्टर अ वाइल उसमें जो है थोड़ा सा इशू आया और कई लोगों का पैसा फंस गया और फ्रैंकलिन ने फिर वो लॉक कर दिया, यू कुडंट प्लेस अ विड्रॉल रिक्वेस्ट एंड थिंग्स लाइक दैट। और उन्होंने फिर वो चंक्स में रिटर्न किया कई सालों के बाद लोगों को। तो ऐसी चीज़ें हुई हैं पास में, तो डोंट गो ब्लाइंड फोल्डेड कि हाँ ये तो बहुत अच्छा है, 11% है, ग्रो करा। और भी फैक्टर्स पे ध्यान रखिए। तो ये हो गई बात फिक्स इंस्ट्रूमेंट की, 1 to 3 ईयर। आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स, डेप्ट फंड्स में जो मीडियम टर्म फंड्स हैं, शॉर्ट टर्म फंड्स हैं, इनकी तरफ देख सकते हैं, अच्छे ऑप्शंस हैं। और अगर आप उससे ज़्यादा के लिए जाना चाहते हैं तो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड देखें, ग्रिड फंड्स को देखें, उनको कंसिडर करें, या फिर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए आप ये विंटी 12% क्लब, ये सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स वगैरह भी देख सकते हैं जो बहुत अच्छे रिटर्न ऑफर कर रहे हैं। बट डू कंसिडर द रिस्क, डोंट पुट एवरीथिंग इन वन बास्केट एंड डाइवर्सिफाइड। मतलब 1 लाख है तो 10,000 के मैंने कर दिए, या 5 लाख है तो 1-1 लाख के, लाइकवाइज। और इसके अलावा आपको म्यूचुअल फंड्स में भी शॉर्ट टर्म के ऑप्शन है, जिसमें अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है, लिक्विड फंड है। लिक्विड फंड जनरली ऑल्टरनेटिव होता है आपके इमरजेंसी फंड का, स्वीप एफडी वाली जो बात हमने कही थी, और उसमें डेली कंपाउंडिंग होती है और अच्छा रिटर्न मिलता है, बट एट द एंड ऑफ द डे दैट्स सब्जेक्ट टू रिस्क। और इसीलिए मैंने कहा था कि स्वीप एफडी मेरे ख्याल से बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि वहाँ पे रिस्क सबसे लो है। अच्छा, और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड ये आपके 1 से 3 साल तक के रिटर्न को अच्छे से केटर कर सकते हैं। ये हो गई बात डेप्ट फंड की। इसमें कोई डाउट है ज़रूर मुझे संपर्क करें, आप लोग कमेंट डालें एंड आई शेल डेफिनेटली गेट यू सम ऑप्शंस। ये है सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड जो मैंने पहले बताया, लो रिस्क इनकम जनरेटर्स। यहाँ पे जैसे आप देखें ये बॉन्ड है विंटी का, ब्रिक्स नवंबर 21, और इसमें 10.5% ये दे रहे हैं। यहाँ पे हर चीज़ डिफाइन करी हुई है कि एवरी नाउन मंथ ही आपको प्रिंसिपल देंगे, इंटरेस्ट मंथली पे करेंगे, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10,000 देंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, एसेट साइज कितना है, कब स्टार्ट किया, XYZ। इसके बाद आप साइट पे जाके इनको स्टडी कर सकते हैं। अच्छा ऑप्शन है, अच्छे रिटर्न दे रहा है, फॉर्म भी ठीक ही ठाक कर रहा है, बट लेट्स कीप द बेसिक्स इन माइंड जो मैंने पहले बताया आपको, है ना। RBI के जो यही है डेप्ट म्यूचुअल फंड का जो मैंने बताया आपको, सेफ्टी फॉर, इसमें जो चीज़ें होती हैं कि मतलब क्या क्या चीज़ें फ़र्क कर सकती हैं, उनमें मैंने आपको एक इमेज देने की कोशिश की। तो यही चीज़ें हैं, वापस कवर कर रहे हैं। आप चाहे तो आई कैन पुट दिस PPT इन शेयरिंग मोड एंड यू कैन डेफिनेटली गो ahead with it. But I think I've explained you most of the things. It's still worth reading. आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं। इफ़ यू वांट आई कैन अपलोड द वीडियो एज वेल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब हम चलते हैं इक्विटी की तरफ। तो देखिए इक्विटी में जनरली मैं तो जैसे पहले सजेस्ट करता आया हूँ कि भाई देखो, इक्विटी अगर आपका 5 साल से ऊपर का इन्वेस्टमेंट का प्लान है, मिनिमम 5 साल, तो आप उसमें जाएं। अब वो आप ELSS लेके जाएं, आप उसमें म्यूचुअल फंड के रूट से जाएं, स्मॉल कैप है, डायरेक्ट मिड कैप है, और मल्टी कैप है, और लार्ज कैप है, और हाइब्रिड है, और ये है वो है, सब अच्छी बात है। लेकिन इक्विटी का बेसिक यही है भैया, 5 साल से कम के लिए हो तो इक्विटी को बेटर है कि आप ना देखें इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट। इट माइट साउंड अ लिटिल क्रेजी, अ लिटिल बिटर और ब्लंट, बट दैट्स माई एक्सपीरियंस। इक्विटी जो रंग लाना शुरू करती है वो 3 से साल के इसके ऊपर अच्छे से इन्वेस्टमेंट आता है, जब आप एक झटका 2 झटके मार्केट के देख लेते हैं अच्छे से, क्योंकि वहीं पर जो है असली पहचान होती है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, टैक्स बचाने के लिए ELSS में कर दिया मार्च में, और फिर उन्होंने 50,000 रुपये लगा दिए, वन शॉट में इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि 1.5 लाख बनाना था ATC को।
अब वो कुछ दिनों के बाद कम हो गया तो फिर वो ढूंढ रहे हैं कि भाई किसने दिया था फंड, और गाली बकते घूम रहे हैं और चिल्ला रहे हैं कि ये तो सब बेकार है और इसमें कुछ नहीं होता, सब बेवकूफ़ बनाते हैं, म्यूचुअल फंड सही है, वैसे बकवास है ये। ऐसा नहीं है, आप समझिए। ये साइकिल में चीज़ें चलती हैं, मार्केट आज अप है तो कल डाउन भी होगा। डिपेंड करता है कि आप उस ग्राफ के उस साइन वेव के किस हिस्से में सवार हुए हैं। अगर आपके समय मार्केट बहुत अप था तो उसने करेक्शन देना है। 10% करेक्शन, 15% करेक्शन तो मार्केट में कुछ भी नहीं है सर। एनी टाइम इट कैन कम। अब आपने साहब 15% से आप लगा लीजिए, 50,000 का आपने लिया वो चीज़, वो 15% डाउन हो गया, आप तो चिल्ला रहे हैं लोगों पे, यार ये तो अच्छा तमाशा हो गया। 3 साल के लिए मैं तो सोच रहा था कि मेरा 50,000 जो 75,000 बनेगा और ये होगा, और यहाँ तो जो है अब प्लस एडवाइज़र आपको उस समय सपने दिखाई देगा बेचने के लिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज़, टाइम होराइजन कितना है मेरे पास। चूँकि मैंने इमरजेंसी फंड देख लिया, मैंने टर्म इंश्योरेंस कर दिया, मैंने मेडिकल इंश्योरेंस कर दिया, मुझे जो 1 से 3 साल तक चाहिए था वो मैंने फिक्स इंस्ट्रूमेंट में डाल दिया। अब आधी आती है ELSS की या म्यूचुअल फंड XYZ की, लार्ज कैप, मिड कैप, ये कैप, वो कैप। वो चीज़ें हम आगे म्यूचुअल फंड पे एक अलग से क्लास बनाऊंगा, उसके ऊपर डिस्कस करूंगा। या फिर आप डायरेक्ट इक्विटी में भी लेना चाहते हैं, आपने डीमैट अकाउंट खोला, आपने कहा सब मैं फला फला को जानता हूँ, या मैं इनका प्रोग्राम फॉलो करता हूँ, या मैं टीवी चैनल्स फॉलो करता हूँ, इसमें दिखाते रहते हैं अक्सर कि अक्सर इवेंट्स उसके आते रहते हैं कि भाई आप ये इन्वेस्ट करें 9 महीने, 8 महीने, 1 साल, 3 साल, तो ये डबल हो जाएगा, ये फलाना हो जाएगा। मैंने लेके रख लिया, क्या दिक्कत है, हो जाएगा डबल, बहुत अच्छी बात है। बट रिमेंबर, उसके पीछे की टाइमलाइन क्या कही गई है आपसे। आज वो 15,000 रुपये का आपने शेयर लेके या 1 लाख रुपए का लेके रखा है, या 2 शेयर लेके, 3, 4, 5 शेयर लेके रखे हैं, बढ़िया ग्रीन 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 हो रहा है, इतने खुश हो रहे हैं आप देख के कि अरे साहब अब तो मुझे लगता है कि पर नौकरी भी मैं कुछ ही दिन करूँगा, उसके बाद तो मैं फुल टाइम यही करता हूँ यार, ये बहुत सही है। ये सब टिपिकल थॉट्स आते हैं हमें जब बुल मार्केट होता है, when the grass is all green, सब गुड एंड डैंडी सिनेरियो। बट जब मार्केट में क्रैश होती है, अनएक्सपेक्टेड होता है, बियर मार्केट आती है, करेक्शंस आते हैं, करेक्शंस तो देखिए 10-15% करेक्शन होने ही है साल 1.5 साल में एक बार, उनको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेना चाहिए। अब नए बंदे को वहाँ भी समझ में नहीं आता यार क्या अपॉर्चुनिटी है, मैं इसको एवरेज करूँ या ना करूँ, इस वाले को एवरेज करूँ कि इस वाले को करूँ, सबको कर दूँ क्या, मतलब ये चीज़ें समझने में समय लगता है। तो प्लीज़ बेयर इन माइंड, डायरेक्ट इक्विटी कर रहे हो, म्यूचुअल फंड कर रहे हो, 5 साल एंड अबव ओनली प्लीज़। SIP कर रहे हो, 1 शॉट कर रहे हो, STP कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, 5 साल मिनिमम यदि आउटलुक है तो इक्विटी में उतरो, अदरवाइज नमस्कार करो दूर से, ठीक है, चाहे कोई जो भी समझाए। हो सकता है आप गेट अवे कर जाओ, हो सकता है आपने नीचे साइकिल को पकड़ा हो निचले एंड पे, इस बार आप बच जाओ, बट हर बार नहीं बचोगे। आपका दोस्त, आपका फ्रेंड है टाइम, कंपाउंडिंग। जितना समय देंगे उतना कंपाउंड अच्छे से करेगा। कंपाउंडिंग बाकियों में भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, डेप्थ में भी हो सकती है, बट चूंकि उनका रेट ऑफ ग्रोथ जो वो देते हैं, जो रिटर्न जो वो देते हैं, वो एवरेज में, मैं एवरेज कह रहा हूँ, एवरेज उसका इक्विटी से कम आता है, बल्कि हर चीज़ का इक्विटी से कम ही आता है, और इसीलिए इक्विटी के पीछे भागते हैं लोग, इसीलिए उसको बेस्ट कहते हैं। क्योंकि जो उसका ऑन एन एवरेज जो बनता है हिसाब किताब, वो आपका 12%, 14%, 16% बन जाता है ऑन अ लॉन्गर रन। इसका मतलब ये नहीं कि हर साल 12-14 बिल्कुल कांस्टेंट आने वाला है। यहाँ तो ऐसा भी होगा कि एक साल 50% आ गया, दूसरे साल -3% आ गया, ये भी होगा। फिर आप रोज़ सुबह देख रहे हो रेड हो गया, कितना लॉस है, बस यार ये रेड एक बार ग्रीन में बदल जाए ना, मैं तुरंत बेच के भाग जाऊँगा। सब होता है, आई हैव एक्सपीरियंस इन माई सेल्फ। सारा नशा उतर जाता है सर एक दिन में। जब चिल्लाना शुरू करते हैं टीवी चैनल्स और हाहाकार मचता है, और ऑफिस में हर आदमी जो है ना सिक्योरिटी से लगा करके, और आपका बॉस तक सब ज्ञान दे रहे होते हैं इक्विटी पे, घर वाले तो मतलब पूछो ही मत, बोलना ही नहीं, कहा था शहर में मत जाओ, जुआ है,
कर लो अपने मन का, ज़्यादा लालच नहीं अच्छा होता है, इसीलिए कह रहे थे जितना हो उतने में खाओ, जितनी चादर एंड वॉट नॉट। बॉस द रियलिटी इज 5 साल। उसके पहले हमारा सिर्फ ये काम है कि जो भी हम स्टॉक पे कर रहे हैं उसके बारे में रिसर्च करते रहें, वो कैसा काम कर रहा है, उसके पीछे कोई बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं हो गई है। अगर आपको अनुभव कम है, आप अच्छे बड़े स्टॉक्स में ही करें। अगर आप स्टॉक्स के थ्रू जा रहे हैं या आप अपने डीमैट अकाउंट में, आजकल एक बहुत अच्छी चीज़ चली है स्मॉल केस, आपने नाम सुना हो शायद। स्मॉल केस कोई अच्छा सा देख के आप, ज़ीरोदा में भी है और उसमें जहाँ भी आपका डीमैट अकाउंट है आप कर सकते हैं। या बड़े बड़े जो चैनल्स भी हैं लोगों के, बड़े बड़े अच्छे जो दिग्गज हैं, उनके भी अपने खुद के स्मॉल केसेस चलाते हैं वो लोग। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता यहाँ पे। इवन दोज गाइज कैन कैन हेल्प यू बेटर। आप करें, बट ये जो रूल है ना पेशेंस वाला और टाइम वाला, ये सर हमेशा रहने वाला है। अगर कोरोना की जैसी गिरावट होती है कि 12,500 की मार्केट 7,600 समथिंग पे पहुंच जाती है, तो कोई केस हो वहां पे उसने गिरना ही है सर। अब जो जितना मजबूत होगा वो उतना कम गिरेगा, स्टेडी रहेगा। वो अपॉर्चुनिटी है उसको एवरेज करनी, समझ रहे हैं? वहां जरूर देखना है कि हाँ ठीक है, बट कब कर दें एवरेज। जो भी कह रहा है, पता लगा आज एवरेज किया, कल और 20% नीचे, फिर एक बार में नहीं गिरता, गिरेगा, थोड़ा उठेगा, गिर। हमेशा याद रखिए, ये फोटो जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये थोड़ा ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, फिर थोड़ा ऊपर जा रहा है फिर नीचे। दिस इज हाउ द मार्केट बिहेव्स, अप साइड में भी डाउन साइड में भी। कभी एक डायरेक्शन में एक सांस में नहीं चढ़ता मार्केट, उसने सुस्ताना है, नीचे आना है, ऊपर जाना। तो कहने का मतलब ये, अगर इक्विटी है तो इन चीज़ों को अगर आपको न्यूट्रलाइज करना है तो आपको समय देना पड़ेगा। 5 साल, 10 साल, 15 साल, जितना दें उतना अच्छा। इक्विटी को आप जितने दिन राइड करेंगे उतना ही बढ़िया है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग, मैं इन्वेस्टमेंट और स्ट्रिक्टली इन्वेस्टमेंट की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये था हमारा सेशन जो एसेट एलोकेशन के ऊपर हमने किया। बेसिकली आप किस तरह से अपना एलोकेशन करें, कि आपको जो है फ़ायदा मिले और जिस मतलब बाकी चीज़ों का आपको टेंशन ना रहे, क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ में ये सब सिनेरियोज आते हैं। तो मैंने इसलिए थोड़ा सा इसको मैंने सोचा कि कवर करता हूँ थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से, जिससे आपको जो है वो एक अच्छा अनुभव भी मिल सके और हम लोग मतलब इसको एक थोड़ा डे टू डे लाइफ के सिनेरियो में कंसिडर कर सकें। तो अब इस पे जितने भी क्वेश्चंस हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू प्रोवाइड योर कमेंट्स और सम इम्प्रूवमेंट्स इफ़ यू वांट। मेरी थोड़ा सा तबीयत ख़राब रही इन दिनों, तो मैं बना नहीं पाया वीडियो। अनफॉर्चुनेटली मेरे थ्रोट का और फीवर वगैरह का काफ़ी प्रॉब्लम था, तो मैं नहीं कर पाया। बट अगेन आई एम प्रेजेंटिंग दिस सेकेंड वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो से हम थोड़ा सा इक्विटी ओरिएंटेड बात करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब मैंने वो बेसिक कवर कर ली है कि किस कंडीशन में हमें इक्विटी में जाना चाहिए। व्हाट इज़ इट व्हेन वी शुड प्रेफर इक्विटी, वेयर ये चीज़ हमें करनी चाहिए। वरना पहले तो यही होगा ना कि मैं इक्विटी समझाता चला जा रहा हूँ, पब्लिक हो रही भाई इक्विटी बेकार है, शेयर वेयर के भैया अपने बस की बात नहीं है, शेयर वेयर बेकार है, जुआ है, ये है वो है। उन सब चीज़ों को पहले मुझे नेगेट करना था, उनकी मतलब नेगेट इन द सेंस कि उन पर जो फैक्ट है वो टचअप करना था, उसको ब्रशअप करना था। वो मैंने किया और उसके बाद ही हम लोग ये सब चीज़ें कंसिडर करेंगे। तो होप यू लाइक द सेशन। हम अपनी जो कॉमेडी सीरीज़ है उनको टाइम टू टाइम कवर करते रहेंगे और थोड़ा सीखते भी रहेंगे। और फाइनेंशियल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस इक्विटी में अब हमारा टॉपिक रहेगा इस सीरीज़ का। तो टिल नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने अपनों को ये सब नॉलेज और जो भी इसमें से आपको सीखने को मिला है वो ज़रूर शेयर करिए, अपने कमेंट्स करिए। टिल देन नेक्स्ट टाइम, stay tuned, and this is Ashutosh Mishra from Fun and Learn saying goodbye to all of you. Good night and goodbye.